आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए एक ऐसी क्लास होगी जो सुपर फास्ट तरीके से होगी, यानी कि बहुत तेजी के साथ साथियों आपको वो क्वेश्चंस बताए जाएंगे, वो क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे जो आपकी शिफ्ट में आपको साथियों देखने को मिलेंगे। यानी कि पिछली सभी शिफ्टों का साथियों निचोड़ है, उन सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस के आधार पर अब आगामी शिफ्ट में आपके कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो वाली साथियों ये क्लास है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाली है साथियों। सबसे पहले यहां पर हम लोग हिंदी देखेंगे, उसके बाद जीएस देखेंगे, करंट अफेयर होगी, रीजनिंग होगी और मैथ होगी। अगर आप अपने पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक साथियों आप लोग जरूर देखिएगा। पहला सवाल है करके कौन से शब्द की वर्तनी सही है, तो दुर्व्यवहार साथियों कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, यहां पर अशुद्धि आपको बताना है साथियों अशुद्धि क्या है। देखिए रचिता की अगर बात करें तो रचिता कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो मैं कहूंगा यहां पर तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि एक लाठी से सबको हांकना, इसके लिए आपको बताना क्या मतलब होगा। देखिए वश में करना तो नहीं, बेवकूफ बनाना तो नहीं, सभी के साथ एक समान व्यवहार करना, बिल्कुल सही साथियों। एक लाठी से सबको हांकना यानी कि सभी के साथ एक समान व्यवहार करना। उसके बाद देखिए उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने सहयोगी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, विपक्षी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, या प्रतिरोधी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, या शत्रु को भी। अब देखिए यहां पर मित्र आ गया है ना, तो यहां पर मित्र का विलोम आएगा और मित्र का विलोम क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा, यानी कि पूरा वाक्य आपका हो जाएगा उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वो अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके भभूत का तत्सम क्या होगा, तो आपको यह ध्यान रखना है भभूत का तत्सम विभूति होता है। क्या होता है साथियों, विभूति होता है। अगला सवाल करके बिना पलक झपकाए, क्या बिना पलक झपकाए अगर आपके एग्जाम में यह सवाल आ जाए तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा मुझे बताइए। तो इसको साथियों निर्निमेष कहा जाता है। क्या बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, निर्निमेष होगा। उसके बाद देखिए साथियों ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत सुपर फास्ट तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, तो अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए इन सभी सवालों को साथियों आप लोग तैयार कर लीजिए अपने एग्जाम से पहले। तो नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही, यानी कि जो आपको 4 वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है साथियों, कौन सा वाक्य यहां पर शुद्ध है मुझे बताइए। अब देखिए लिखा हुआ है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर साथियों कुछ क्रम सही नहीं मुझे लग रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये साथियों सही होगा। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही, ये भी गलत नहीं है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रही, ये भी गलत है। मैं कहूंगा सही जो आपका वाक्य होगा हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये आपका बिल्कुल कह रहे हैं साथियों। दंगे में बालक बालिका सब पकड़ गए, इसमें आपको बताने साथियों दिक्कत कहां पर है मुझे बताइए। चलिए देखिए होना यह चाहिए दंगे में बालक बालिका सब पकड़े गए, क्या होना चाहिए, सब पकड़े गए ये होना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर, इस 3 वाले में, 3 वाले में, तो 3 वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहने के साथियों यहां पर कहा गया है कि दीनानाथ की ऊंची कोठी के विद्वान, यानी कि जो रेखांकित शब्द है ना वो ये है, तो इसको आपको प्रतिस्थापित करना है। मतलब ऊंची कोठी के विद्वान की जगह पर क्या आना चाहिए, दीनानाथ जी उच्च कोटि के विद्वान है, ये आना चाहिए। उच्च कोटि के विद्वान ये आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा ये तो सब सेम ही है पूरा, ये लिखा हुआ है उच्च कोटि के विद्वान, ये सब सेम ही तो है साथियों। चलिए तो उच्च कोटि के विद्वान आना चाहिए, ये क्या है, अच्छा यहां पर से लिखा हुआ है और ये के लिखा हुआ है, तो होना क्या चाहिए साथियों, उच्च कोटि के विद्वान ये होना चाहिए, ठीक है ना, के होना चाहिए। और ये क्या लिखा हुआ है, ऊंची लिखा हुआ है, तो ऊंची नहीं आएगा साथियों, यहां पर उच्च आना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा, तो तिमिर का मतलब पता क्या होता है साथियों, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। क्या, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, यानी कि आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है साथियों। बहुत तेजी के साथ आप इन सभी सवालों को देखते जाइए, आपकी हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगी, जीके जीएस करंट अफेयर भी, और रीजनिंग भी, और साथियों मैथ भी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक देशीय आपको बताने इसका विलोम क्या हो सकता है, एक देशीय शब्द का विलोम पता क्या हो जाएगा, सर्वदेशीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, सर्वदेशीय हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग साथियों कहां पर हुआ है, ये आपको यहां पर बताना है। आप कल किसके साथ चले गए, तो ये तो सही है। आप अपना काम करो, ये सही है या ये सही नहीं है मुझे बताइए, ठीक है ना। अशुद्ध प्रयोग हुआ है, राम को उसने सामान दिया, राजेश ने सबको घर बुलाया, कहां पर दिक्कत है मुझे बताइए। चलिए
देखिए यहां पर लिखा हुआ आप आपका काम करो, होना क्या चाहिए, आप अपना काम करो, ये होना चाहिए। तो मैं कहूंगा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपका की जगह पर अपना आना चाहिए। उसके बाद देखिए कहने के साथियों रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करना है। खड़ग सिंह विख्यात डाकू है, तो विख्यात की जगह पर साथियों क्या आ सकता है मुझे बताइए, कुख्यात आएगा, प्रसिद्ध आएगा, प्रखर आएगा या चालाक आएगा। तो खड़ग सिंह कुख्यात डाकू है ये होना चाहिए था, विख्यात थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला शब्द आना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में कितने निर्वाचन आयुक्त हैं, तो भारत में साथियों कितने निर्वाचन आयुक्त हैं देखकर साथियों मुझे बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों भारत में 3 निर्वाचन आयुक्त हैं, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कह रहे भारत एक कल्याणकारी राज्य है, क्यों, क्योंकि यहाँ योजना आयोग है। क्या भारत एक कल्याणकारी राज्य है, अच्छा ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य क्यों, क्योंकि यहाँ एक योजना आयोग है। तो अब योजना आयोग तो नहीं है, ये ए चुनाव, ये क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि ये चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसलिए भारत एक कल्याणकारी राज्य। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा और ऐसे सवाल सातों आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वैश्वीकरण और निजीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार आया या सार्वजनिक उद्यम निजीकरण के साथ मिश्रित है। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है, क्यों, क्योंकि सार्वजनिक उद्यम निजीकरण के साथ मिश्रित है। तो ये आपका सातों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना था, और यह लिंग अनुपात देश के औसत से निम्नतर रहा या उच्चतर रहा। तो साथियों यहां पर लिंग अनुपात कितना था, 928 था, कितना था, 928 था, और ये साथियों निम्नतर रहा। क्या निम्नतर रहा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान की यहां पर बात चल रही थी। अगला सवाल कह रहे कि भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई थी। तो भारत में पहली पशु जनगणना 1919-1920 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री यानी कि किसके द्वारा पेश किया गया था, तो इनका नाम था षणमुखम शेट्टी, और षणमुखम शेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट मैं आपसे इतनी करूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विकास की हिंदू दर शब्द गढ़ा। तो ये शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो राजकृष्ण के द्वारा गढ़ा गया था, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका उद्देश्य भारत में सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना था। तो मैं कहूंगा साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था साथियों, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना था, यह आपको मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन देव नारायण जी के बारे में सही नहीं है। तो देव नारायण जी साथियों उनके घोड़े का नाम लीलागर था, यह बात बिल्कुल सही है। गुर्जर जाति के लोग उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे, देव नारायण जी को, बिल्कुल सही बात है। उनके फण में रावण हत्या यंत्र का उपयोग किया जाता था, यह बात गलत है। उनका मंदिर भीलवाड़ा के आसीन में स्थित है, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो साथियों देव नारायण जी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाली बात सही नहीं है, बाकी सारी सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव सूर्य देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता है और मेघालय के गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों यहाँ पर वांगला की बात चल रही है, यानी कि वांगला फसल उत्सव सूर्य देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता है और मेघालय के गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पदुचेरी का लोक नृत्य है। तो पदुचेरी का लोक नृत्य तो इसमें से गरडी नृत्य है। क्या साथियों गरडी नृत्य कहां किया जाता है, यह पदुचेरी में किया जाता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो किसकी बात चल रही है, कविता देवी की बात चल रही है, यानी कि कविता देवी जी ही वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि 73 मीटर ऊंची विजय मीनार कुतुब मीनार जिसे 1193 में किस शासक के आदेश पर निर्मित किया गया था। देखिए 73 मीटर ऊंची विजय मीनार कुतुब मीनार जिसे 1193 में किस शासक के आदेश पर निर्मित किया गया था। तो इसको तो कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश पर निर्मित किया गया था, यह आपको पहले से मालूम है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो देवेंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करें साथियों, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही साथियों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। यह भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। साथियों अगले नंबर का सवाल देखिए, करंट अफेयर का सवाल है। साथियों अभी हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, हम लोग रीजनिंग के वो क्वेश्चन देखेंगे जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा
जा रहे हैं। और मैथ के साथ डिक्टो वही क्वेश्चंस पूछेंगे जो मैथ के आपके अब आगामी शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सवाल की बात करें करके कौन सा देश 2027 में दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा, तो कौन सा देश करेगा? मलेशिया देश करेगा। वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए एक्सीओम 4 मिशन के पायलट बनने वाले पहले भारतीय वायुसेना के कौन से ग्रुप कैप्टन पहले भारतीय अंतरिक्ष बनेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। तो शुभांशु शुक्ला का नाम आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। एक बार और इस सवाल को पढ़ेंगे और फिर जवाब को पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल कहा जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान करने के लिए घोषित योजना का नाम है, यानी कि कौन सी इसके लिए योजना का स्टार्ट करवाया गया? इसको साथियों निजुत मोइना योजना। क्या इस योजना का नाम है? निजुत मोइना योजना इस योजना का नाम है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो ये साथियों हिमाचल प्रदेश ने ये काम किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम यहां पर आप लोग याद रखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद देखिए भारत रत्न का पदक बरगद के पत्ते की तरह बनाया जाता है, पीपल के, चंदन के या साथियों केले के। तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए कि भारत रत्न का पदक पीपल के पत्ते की तरह बनाया जाता है। चलिए तो अब साथियों यहां पर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। सभी के सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस देखिएगा, तकरीबन 20 सवाल ही लगभग साथियों यहां पर आपके लिए लिए गए हैं। और इन 20 सवालों में से साथियों देखिएगा कि अगर ऐसे ही 20 सवाल आ जाते तो आप कितने सवाल यहां पर बिल्कुल सही कर पाते हैं। मेरा मानना है कि कम से कम आपको 15 सवाल तो यहां पर बिल्कुल सही करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं साथियों इस सवाल की। कह रहे कि 7 मित्र हैं ABCDEFG, एक पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख बैठे हैं। तो 7 व्यक्ति बैठे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ यहाँ पर 7। क्या कहा जा रहा है? यानी कि बी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? ए है। अब हमें इसमें कॉमन देखना होता है कि जो सबसे ज्यादा बार लेटर आया है ना, सबसे पहले हम उनको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी है, बाद में साथियों देखिए ए बी यहाँ पर है। उसके बाद अगर बात करें DF यहां पर है तो देखिए यहां पर भी आपको F मिल जाएगा। तो इसको सबसे पहले कर लीजिए। मन है आपका ये भी कर सकते हैं, यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां से कर लीजिए। देखिए यानी कि F के बाईं दूसरे स्थान पर D बैठे है, तो F को आप कहीं पर भी बैठा सकते हो। F को साथियों आप यहां पर भी बैठा सकते हो। तो F के बाईं दूसरे स्थान पर D है, यानी कि D साथियों यहां पर बैठ जाएगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि F के निकटतम बाएं बैठा है G, यानी कि F के बाएं कौन बैठा है? G बैठा है, तो G यहां पर बैठ जाएगा। कह रहे कि G के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? C है। तो G के देखिए G यहां पर है तो 1 2 यानी कि C साथियों यहां पर हो जाएगा। और कह रहे कि B और A के बीच में E है। अब एक काम करिए, अब इसको आप सॉल्व करिए। B के दाएं से दूसरे स्थान पर A है, तो B कहां पर साथियों आप बना सकते हैं? ठीक है, अगर यहां पर साथियों मान लीजिए आप B बनाए तो क्या कहा जा रहा है? B के दाएं से दूसरे स्थान पर A है, यानी कि साथियों ये मान लीजिए B हो जाएगा। एक काम करो, यहां पर एक बढ़ा लो और यहां से एक घटा दो, एक कम कर दो। तो क्या कहा गया है कि B के दाएं से, ठीक है, B के दाएं से दूसरे स्थान पर A है और यहां पर यानी कि B और A के बीच में E है, यानी कि E यहां पर आ जाएगा। तो साथियों ये आपके 6 लोग थे, 6 लोग बैठा दिए। कह रहे पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? तो पंक्ति के बीच में साथियों C बैठा है, तो C आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए ठीक है ना। तो यहां पर साथियों सी ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करेंगे साथियों? सी ऑप्शन बना लेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट जो था ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, क्योंकि साथियों ऑप्शन कई बार गलत टाइप भी हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि जाल का संबंध जो मछली से है वही संबंध एंटीना का किससे होगा? सिग्नल से, मोबाइल से, तार से या छाते से? तो यहाँ पर अगर बात करें जाल का संबंध साथियों जैसे मछली, जिसके जाल का इस्तेमाल मछलियों को पकड़ने में किया जाता है, तो वैसे जो सिग्नल प्राप्त करने के लिए एक तरीके से कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो एंटीना का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में MUSIC को LTTJD लिखा जाता है और CONCEPT को BNMDFQU लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि सिंगिंग को क्या लिखा जाएगा। अब आपको यहां पर साथियों सिर्फ ये देखना है कि ये पकड़ना है कि यहां से भैया ये जो लेटर्स बने हैं ये कैसे बने हैं, क्या इसमें लॉजिक लगा, वही लॉजिक आपको यहां पर लगा देना है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए कि A1 पर, B2 पर, C3 पर, D4 पर, Z26 पर। तो M13 पर होता है, L12 पर होता है तो 1 घटाया गया, U21 पर होता है, T20 पर होता है 1 घटाया गया है। ठीक है ना, एक नहीं साथियों, यहाँ U तो 21 पर और ये T20 पर 1 घटाया गया है। S होता है 19 पर
और टी होता है साथियों 20 पर, यानी कि 1 बढ़ाया गया तो पहले साथियों 1 घटाया गया, फिर 1 घटाया गया, फिर 1 बढ़ाया गया, ठीक है। और आई 9 पर होता है, जे 10 पर होता है, फिर से 1 बढ़ा दिया गया, और सी से डी यानी कि फिर से 1 बढ़ा दिया गया। तो कुल मिला के यही लॉजिक यहां पर लग रहा है। जरा देखिए, 1 घटाया गया, ठीक है, ओ से एन हुआ 1 घटाया गया, एन से एम हुआ 1 घटाया गया, यानी कि फिर से यहां पर साथियों 1 घटाया गया, क्या 1 घटाया गया, ठीक है। यहां पर लिख लेते ये चीज भी, सबसे पहले 1 घटाया गया, ठीक है, और O से N हुआ है, फिर से 1 घटाया गया, और N से M हुआ है, फिर से 1 घटाया गया, और फिर C से यहाँ पर D हो गया है, फिर आपका साथियों 1 बढ़ा दिया गया है, और E से यहाँ पर क्या हो गया, E से F हुआ है, फिर से 1 बढ़ा दिया गया है, और P से यहाँ पर Q हुआ 1 बढ़ाया गया, और फिर से साथियों यहाँ पर 1 बढ़ाया गया। तो ऐसे ऐसे करके चल रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो घटाना है आपको, तो यहाँ पर साथियों आप सबसे पहले घटा दीजिए। तो S में अगर 1 घटाओगे तो यहाँ पर R आ जाएगा, I में 1 घटाओगे तो साथियों यहाँ पर H आ जाएगा, N की बात करें, N में 1 घटाओगे तो यहाँ पर M आ जाएगा, और G की अगर बात करें, G में साथियों अब क्या करना है, अब जोड़ना है, अब जोड़ना है तो साथियों यहाँ पर H आ जाएगा, I में जोड़ेंगे तो साथियों क्या आ जाएगा, यहाँ पर J आ जाएगा, और उसी प्रकार साथियों N में जोड़ेंगे O आ जाएगा, यहाँ पर साथियों H आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, RHMHJOH साथियों ऑप्शन नंबर ए में ये दिख रहा है। इसलिए सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करना आपका एक तरीके से आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करोगे तो साथियों मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत करूंगा, और ज्यादा मेहनत करके रहूंगा। चलिए खैर, इस सवाल को देख लीजिए। कह रहे कि गुणा का अर्थ भाग, यानी कि जहां पर आपको गुणा देखने को मिले ना, वहां पर साथियों भाग लगा देना, जहां पर और ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा योग है, सॉरी गुणा का अर्थ योग है, गुणा देखने को मिले योग का निशान लगा देना, भाग जहां पर देखने को मिले भाग की जगह पर साथियों आपको घटाना लगाना है, और प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर गुणा है, और माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है साथियों, भाग है। तो इसको अब आपको सॉल्व करना है, 120 12 3 4 2 2 और साथियों यहाँ पर 1, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, ये प्लस से प्लस का मतलब क्या है, गुणा है तो गुणा लिख दीजिए, माइनस की जगह पर क्या लिखना है, भाग, तो भाग लिख दीजिए, भाग की जगह पर क्या लिखना है, माइनस, तो माइनस, गुणा की जगह पर क्या लिखना है, प्लस, तो माइनस की जगह पर क्या लिखना है साथियों, यहाँ पर भाग लिखना है, और प्लस की जगह पर क्या लिखना है, गुणा लिखना है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले भाग सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो तो 3 चौक 12, यानी कि इसकी जगह पर 4 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, 1 और गुणा 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो एक काम करिए, -4 और प्लस आपका 1 आ जाएगा इसको सॉल्व करके, और ये आपका क्या है, 120 है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 12 3 कितना, 12 चौक कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, 0 है 0 लगा लीजिए, 4 और साथियों ये आपका प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 480 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 476 बचेगा। अब इसमें 1 प्लस करोगे तो 477 यहाँ पर आ जाएगा। क्या कहीं 477 ऑप्शन में लिखा हुआ है, मुझे दिख गया, बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है आपसे कि भाई 14 है यहाँ पर, उसके बाद 19 है, उसके बाद 29 है, उसके बाद 49 है, और उसके बाद 89 है। तो आपको बताने कि अगला नंबर क्या होगा, और उसके बाद 329 यहाँ पर आना चाहिए। अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर साथियों क्या लॉजिक लगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 14 से 19 हुआ है तो ये कह सकते हो कि 5 बड़ा है यहाँ पर, 19 से 29 हुआ है तो 10 बड़ा है, 29 से 49 हुआ है तो मैं कहूंगा साथियों 20 बड़ा है, 49 से 89 हुआ है तो 49 से 89 में लगा, हाँ 40 बड़ा है। ठीक है, 89 में अब कितना होगा, अब देखिए ये डबल नहीं हो रहा है, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80 हो जाए, यानी कि 89 और 80 कितना होता है, तो मैं कहूंगा 80 80 16, 169 हो जाएगा। तो 169 क्या यहाँ पर आना चाहिए, अगर साथियों यहाँ पर 160 आएगा, क्योंकि 80 का डबल 160 होता है, तो 160 और 169 अगर 329 होते हैं तो मैं कहूंगा ये हमारा 100% आंसर हो जाएगा। तो 9 हो गया, 2 आ गया, 3 बिल्कुल साथियों 329 ही हो गया। तो मैं कहूंगा कि 169 ही आपका इस सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कहने के KIND का मतलब KIND को 8 5 6 7 लिखा जाता है, और WATR का कोड है 14329 है। तो टेंडर का आपको कोड बताना है। देखिए, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि K जहां पर दिखे वहां पर 8 लिख दो, I जहां पर दिखे वहां पर 5 लिख दो, ऐसी मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा ही हो, क्या पता कुछ और लॉजिक लगाओ। उसी प्रकार जहां पर W हो तो वहां पर 1 लिख दो, जहां पर R हो वहां पर 9 लिख दो, जहां पर T हो वहां पर 3 लिख दो। देखते हैं T यहां पर है, अब देखिए T क्या यहां पर है, नहीं है, T क्या यहां पर है, बिल्कुल है, यानी कि T का कोड क्या है, 3 है। तो अगर मैं 3 यहां पर लिखूं तो ऑप्शन में हमें 3 मिल रहा है, यानी कि यही लॉजिक लगा है। उसके बाद I का कोड क्या है, I का कोड साथियों 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। N की बात करें, N का कोड यहाँ पर 6 है तो 6 आ जाएगा। D का कोड क्या है, 7 है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। E का कोड क्या है, ER का कोड 29 है, यानी कि 2 9 है। तो मैं कहूंगा 35 67 29 कहां पर लिखा हुआ है, 35 67 29 साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए
किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। यानी कि जो साथियों संख्याएं हैं सबसे पहले आपको उनको लिख लेना है। 12, 16, 8, 14 और 2 और साथियों बराबर क्या है, यहाँ पर 38 है। अब यहाँ पर साथियों कहा गया है, क्या कहा गया है कि अगर हम इस ऑप्शन को सही माने, यानी कि अगर माइनस की जगह पर भाग कर दे और भाग की जगह पर माइनस कर दे और इसको कैलकुलेट कर दे तो 38 आना चाहिए। अगर इसको कैलकुलेट करने पर 38 आ जाता है तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, वरना फिर हम ऑप्शन नंबर बी वाले को चेक करेंगे। तो भाग है, भाग की जगह पर माइनस आएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस है माइनस की जगह पर भाग आएगा तो यहाँ पर भाग आ जाएगा, प्लस की जगह पर प्लस और गुणा की जगह पर गुणा आ जाएगा। अब इसको जरा कैलकुलेट कीजिए, देखिए इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 8 दूना 16 यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों प्लस 14 दूना 28 आ जाएगा। अब 12 में से 2 जाएगा, 10 बचेगा और 28 यानी कि बराबर कितना आना चाहिए, 38 आना चाहिए, बराबर 38 चलता रहेगा। तो 10 प्लस 28 38 बराबर 38 हो चुका है, यानी कि हमारा आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने की एक निश्चित गुण भाषा में, ठीक है। ये सारे के सारे एक तरीके से निर्देश दिए गए, इनको आपको ध्यान रखना है और ये आपका सवाल है। कह रहे कि देखिए आपको बाद में अंत में बताना है कि जी क्या कहेगा टी को। अब देखिए एट द रेट का मतलब क्या है, टी एट द रेट यू, एट द रेट कहां पर, यहां पर है। ए बी का, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है। अब ए मानेंगे हम टी को, बी मानेंगे यू को। ए बी का भाई है यानी कि टी जो है ना टी यू का भाई है। तो जैसे जैसे साथियों कह रहा है ना वैसे वैसे करते जाइए। तो टी जो है ना साथियों ये यू का भाई है, टी जो है ना ये यू का भाई है यानी कि ये पुरुष हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर एंड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, ए बी का पिता है यानी कि यू आर का पिता है। क्या साथियों, यू जो है ना ये आर का पिता है, तो यू जो हो जाएगा ये साथियों आर का पिता हो जाएगा, ठीक है, ये भी पुरुष है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये भी हो गया। अब प्रतिशत का देखिए, ए बी की पुत्री है यानी कि आर एस की पुत्री है। तो आर जो है ना साथियों ये एस की पुत्री है। देखिए ये तो पिता हो गए, ये एस की पुत्री हो गई, ठीक है, यानी कि ये दोनों कौन हो जाएंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद ये हैशटैग है, तो इसका मतलब क्या, ए बी की माता यानी कि एस जी की माता है। तो एस जो है ना ये जी की माता है, ठीक है ना, एस जो है ना एस ये जी की माता यानी कि यू और एस के 2 बच्चे हैं आर और जे। और तो कह रहे हैं साथियों जी क्या कहेगा टी को, जी क्या कहेगा टी को, जी क्या कहेगा टी को। देखिए ये जी के पिता हैं, जी के पिता का कौन है साथियों, जी के पिता का भाई है। तो कौन लगेंगे साथियों, अंकल ही तो लगेंगे, अंकल ही तो कहेगा, जी कहेगा टी को क्या कहेगा, अंकल कहेगा, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि 15 है, उसके बाद साथियों 36 है, उसके बाद 67 है, उसके बाद 88 है और उसके बाद 119 है। अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है मुझे बताइए। तो ये आपको करना है। इस लॉजिक पर आधारित अगर सवाल आ जाता है तो आप कैसे करेंगे। देखिए आप शुरुआत करिए सवाल की कि 15 में कितने जोड़े 36 हो जाए, तो मैं कहूंगा 21 जोड़िए। 36 में कितने जोड़िए साथियों, तो मैं कहूंगा यहाँ पर 31 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा, ठीक है। 67 में कितना जोड़ेंगे, तो 67 में साथियों यहाँ पर 21 जोड़ेंगे। 88 में कितना जोड़ेंगे, 119 हो जाए तो मैं कहूंगा यहाँ पर 31 जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा, आप देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 21 से 21 एक नंबर छोड़ के, ठीक है, और यहाँ पर या एक काम करिए 21 31 21 31, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, यानी कि 119 और 31 कितना हो जाएगा, तो साथियों ये आपका 140 हो जाएगा। तो 140 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। अगला सवाल देखिए, बहुत तेजी के साथ सभी के सभी सवालों को आपको देखना है। कहने के 6 सहकर्मी हैं, वंश है, प्रिया है, सैम, कृष्ण, दीपा और जॉन लंच के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। क्या लंच के लिए एक वृत्ताकार चारों मेज के मतलब मेज के चारों ओर बैठे हैं। कहने के साथियों कृष्ण और दीपा के बीच केवल 2 मित्र हैं। जॉन और सैम कृष्ण के पड़ोसी नहीं हैं। सैम दीपा के ठीक बाईं ओर बैठा है और प्रिया कृष्ण के ठीक दाईं ओर बैठी है। सैम के बाईं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो सब तो एक काम करिए, एक गोल मेज बना लीजिए और कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 और 1 साथियों 6, ये कुल मिला के कितने लोग हो गए, 6 लोग हैं। अब देखिए अब कहां से शुरुआत करना है, कृष्ण दीपा। अब आपको कॉमन देखना होगा कि कृष्ण और दीपा के बीच केवल 2 मित्र बैठे, इसको भी आप नहीं लिख सकते। जॉन और सैम कृष्ण के पड़ोसी, इसको भी नहीं लिख सकते। सैम दीपा के ठीक बाईं ओर बैठा है, ये आप लिख सकते हैं। इस लाइन को आप सबसे पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दीपा के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है, सैम बैठा है। तो आप दीपा को कहीं पर बैठा दो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर बैठा दो दीपा को। मान लीजिए दीपा को यहाँ पर बैठा ला, तो कह रहे के साथियों दीपा और सबका मुंह किस तरफ है, वृत्ताकार मेज के चारों, चलो बताया नहीं क्या शायद, चलो केंद्र की तरफ ही होगा, ठीक है। जब बताया ना जाए तो समझो केंद्र की तरफ है, ठीक है। दीपा के ठीक है बाएं ओर कौन बैठा है, सैम बैठा है, यानी कि सैम साथियों यहाँ पर बैठ जाएगा, सैम यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि प्रिया जो है ना ये कृष्ण के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो प्रिया कृष्ण के ठीक दाईं ओर बैठी, अभी नहीं बैठा सकते हम। अब एक ऐसी लाइन ढूंढिए जहां पर सैम या दीपा में से कोई एक लिखा हो। तो यहाँ पर दीपा लिखी हुई है, ठीक है। तो कृष्ण और दीपा के बीच केवल 2 मित्र बैठे हैं, तो कृष्ण और दीपा के बीच, तो साथियों कृष्ण और दीपा, अगर हम कृष्ण को यहाँ पर बैठा लें तो साथियों यहाँ पर भी देखिए कृष्ण और दीपा के बीच 2 लोग बैठे हैं, और अगर इधर देखें तो तब भी कृष्ण और दीपा के बीच 2
लोग बैठे, तो ये भी बैठ गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि जॉन और सैम कृष के पड़ोसी नहीं है, यानी कि जॉन यहां पर भी नहीं बैठ सकता, जॉन यहां पर भी नहीं बैठ सकता, सैम यहां पर नहीं बैठ सकता, सैम यहां पर नहीं बैठ सकता, ठीक है ना। यानी कि जॉन और सैम, अच्छा ठीक ठीक ठीक, जॉन और सैम कृष के पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना। जॉन और सैम, तो सैम तो यहां पर हो गया, यानी कि जॉन ना तो यहां बैठ सकता ना यहां बैठ सकता, तो जाहिर सी बात है जॉन यहीं पर बैठ पाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि सैम दीपा के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहे कि और प्रिया कृष के ठीक दाईं ओर बैठी है। फिर कृष के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो कृष कहां गया, कृष के ठीक दाईं ओर बैठी है, ठीक है। कौन बैठी है, प्रिया, यानी कि प्रिया यहां पर बैठ जाएगी, क्या प्रिया साथियों यहां पर बैठ जाएंगी। तो अब एक बचा है, एक कौन बचा है साथियों, कृष भी हो गया, यहां पर एक बचा है वंश बचा है, ठीक है ना। वंश बचा है तो वंश आपका यहां पर हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं साथियों कि अब सवाल में पूछा जा रहा है कि सैम के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो सैम के बाएं दूसरे स्थान पर साथियों कृष बैठा है, तो कृष क्या होगा, कृष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और साथियों मुझे बताइए क्या आपका राइट आंसर यहां पर हो सकता है। ये एक चौथा ऑप्शन होगा, ठीक है। ये क्या है साथियों, ये एक चौथा ऑप्शन आपके सामने यहां पर रख दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, ये एक लाइन है, देख रहे हैं, ये आपको बताने कि ये लाइन यहां पर है, ये लाइन यहां पर है, यहां पर है या यहां पर है। देखिए अगर हम मान लीजिए साथियों ऐसे चलें तो, लेकिन ऐसे जाने के लिए कोई लाइन हमारे पास नहीं है। अगर मान लेते साथियों, अगर हम ऐसे चलते हैं और ऐसे चलते हैं और ऐसे, ये तो लाइन ऐसे गई है, ये थोड़ा ऐसे गई ये वाली, तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। क्या ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी की अगर बात करें, बी में भी ऐसी कोई लाइन आई नहीं है, ऐसी लाइन तो आई ही नहीं है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहां कहीं से देखें तब भी ऐसी कोई लाइन नहीं दिख रही है, यहां पर भी। अच्छा यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी वाले की, अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए यहां से चले, देखिए एक ये लाइन हम से यहां तक आए और यहां से यहां तक आए और यहां से यहां तक आए, यानी कि डिक्टो सेम ये जो लाइन है वही डिक्टो साथियों ये लाइन बनी हुई है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है, बता दीजिए। चलिए देखिए इसको आपको बताना है कि दर्पण में साथियों ये कैसे लिखा जाता है। दर्पण में 5 की अगर बात करें तो 5 ऐसे दिखेगा, एच की बात करें एच ऐसे दिखेगा, डी ऐसे है तो ये ऐसे दिखेगा, पी की बात करें तो पी कुछ ऐसा दिखेगा, 4 की बात करें तो 4 ऐसे दिखेगा, आर की बात करें तो आर कुछ ऐसे दिखेगा, क्यू की बात करें तो साथियों क्यू ऐसे दिखेगा, और वाई की बात करें ऐसे दिखेगा, और ए जो है ना वो ऐसे दिखेगा। ए की अगर बात करें तो एक ऐसे दिखेगा साथियों, ए ऐसे दिखेगा। तो आपको बताना ये कौन से ऑप्शन में आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देख लीजिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि आपको इनको लिखना है साथियों अंग्रेजी डिक्शनरी के हिसाब से। अंग्रेजी डिक्शनरी के हिसाब से साथियों आपको यहां पर इसको लिख डालना है। चलिए नहीं, अंग्रेजी दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के व्यवस्थित करिए और कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा, यानी कि सबसे अंत वाला आपको देखना है। तो देखिए ये ओवर यहां पर लिखा हुआ है, ओवर, अच्छा ओवर यहां पर लिखा हुआ है, ओवर यहां पर लिखा हुआ है, ओवर यहां पर लिखा है, ओवर यहां पर, ओवर यहां पर एल लिखा है, यहां पर भी एल लिखा है, ठीक है ना। और यहां पर एल ए लिखा है, एल यहां पर एल ओ लिखा है, तो ये तो पहले आएगा शुरू में, ये 5वें पर नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद एल ओ लिखा हुआ, ये पी लिखा हुआ, पी बाद में आता है, ये भी शुरू में आ जाएगा, पी बाद में आएगा, हमें सबसे अंत में देखना है कौन सा आएगा। और ये भी साथियों एक तरीके से क्या हो जाएगा, एल पहले आता है तो पी सबसे बाद में आता है, पी एल सबसे बाद में आता है, तो मैं कहूंगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओवर प्ले कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है साथियों कि ए बी सी से ई एफ जी हुआ है, आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है ना, एम एन ओ क्यू आर एस। आपको बताने के अगले यहां पर 3 लेटर्स कौन से होंगे मुझे बताइए। अगर हम ऐसे देखिए कि ए से ई हुआ यानी कि 4 बड़ा है, ई से आई हुआ है फिर से 4 बड़ा है, आई से एम हुआ है मैं कहूंगा 4 बड़ा है फिर से साथियों यहां पर, और फिर से यहां पर 4 बड़ा है, तो क्यू में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा। पी से एफ हुआ है, एफ से जे हुआ है, जे से एन हुआ है, आर से हुआ है, 4 जोड़ा जा रहे तो यहाँ पर साथियों वी आ जाएगा, और सी से जी, जी से के से ओ। अब इसमें साथियों जब हम 4 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, यानी कि यू वी डब्ल्यू कहां पर लिखा हुआ है, यू वी डब्ल्यू तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए आपको बताने साथियों ये प्रॉब्लम फिगर है, यानी कि सबसे पहले इस फिगर से ये फिगर बनी, इससे ये बनी, इससे ये बनी, तो आपको बताने कि यहां पर कौन सी फिगर बनेगी। अब थोड़ा सा अगर हम साथियों यहां पर ट्राई करने की कोशिश करें तो देखिए
जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सब नीचे की तरफ है, यानी कि मुंह जो जा रहा है इसमें भी नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे, तो साथियों इसी टाइप से कुछ बनेगा, नीचे की तरफ मुंह बनेगा। और ऊपर वाले का सबका साथियों ऊपर की तरफ मुंह है, सबका मुंह क्या है ऊपर की तरफ है। अच्छा इसमें क्या है, इसमें दाईं तरफ मुंह है, लेकिन अगली आकृति में बाईं तरफ मुंह हो गया, फिर दाईं तरफ हो गया, फिर बाईं तरफ हो गया, तो अब किधर होगा, अब साथियों इधर को होगा, ऐसे करके कुछ होगा। ठीक है, इसमें अगर बात करें दाईं तरफ मुंह है, फिर इधर बाईं तरफ हो गया, फिर दाईं तरफ हो गया, फिर बाईं तरफ हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा साथियों, ऐसे करके मुंह हो जाएगा, ऐसे करके मुंह हो जाएगा। थोड़ा सही नहीं बना, एक सेकंड, ये हो गया। ठीक है, और बीच में तो काला काला ऐसे करके ये है, ये तो रहेगा रहेगा। तो कुल मिला के आपको बताने कि ऐसा आपको कहां पर दिख रहा है, यानी कि दोनों का मुंह दाईं तरफ होना चाहिए। मैं कहूंगा दोनों का मुंह दाईं तरफ की अगर बात करें, यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं, यहां पर दोनों का मुंह बाईं तरफ है, यहां पर है, लेकिन यहां पर क्या है साथियों, देखिए यहाँ पर ये इसका मुंह ऊपर की तरफ कर दिया गया, जो कि नीचे की तरफ मुंह होना चाहिए, क्योंकि इन सभी का मुंह नीचे की तरफ है। तो मैं कहूंगा इसमें बिल्कुल साथियों फिट बैठ रहा है, तो मैं कहूंगा यही आपका आंसर हो जाएगा। और ए कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें NGP है, और उसके बाद OIS है, और उसके बाद PKV है, तो आपको बताने के अगले यहाँ पर 3 लेटर कौन से आ सकते हैं मुझे बताइए। चलिए भाई, तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर देखिए N से O हुआ है, मैं कहूंगा एक बड़ा है। ठीक है, O से P हुआ है, यहाँ पर भी क्या बड़ा है, यहाँ पर भी एक बड़ा है, तो यहाँ पर अगर हम एक बढ़ाएंगे तो यहाँ पर Q आ जाएगा। Q कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर A में है, और साथियों D में है। चलिए G है, 2 बढ़ाया गया है, फिर 2 बढ़ाया गया, तो यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका M आ जाएगा। और यहाँ से साथियों क्या है, D से S हुआ है, S से V हुआ है, तो V की अगर बात करें यहाँ पर Y आ जाएगा। तो मैं कहूंगा हमारा जवाब जो होगा वो कौन से ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर D के साथ ही जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। आपको बताने कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर साथियों संख्या क्या हो सकती है मुझे बताइए। चलिए देखिए, अगर हम यहां पर बात करें, एक तो यहां पर 3 है, तो 3 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो यहां से 1 कट जाएगा और 5 कट जाएगा। यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो 3 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो 2 है नहीं, 5 साथियों पहले काट दिया। यहां पर 3 लिखा हुआ है, 3 का विपरीत 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो 3 का विपरीत 6 भी नहीं हो सकता, तो मैं कहूंगा बचा क्या, 4, यानी कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर साथियों क्या हो सकता है, बताइए। देखिए अच्छा, ये तो फिर चौथी आकृति होगी, ये ऑप्शन नंबर डी वाली होगी भाई साहब आकृति। ये जो है ना, ये आकृति जो है ये ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति हो जाएगी। ये मैंने यहां पर लगा दी ऑप्शन नंबर डी। अब इसको साथियों आप लोग लगाइए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है, किस ऑप्शन के साथ आपका आंसर जा सकता है। चलिए देखिए, अब यहां पर आपको साथियों दिख रहा होगा, एक काम करो, इसको मैं बड़ा कर देता हूं। इसको आप भूल ही जाओ, इसको मैंने साइड में कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आप देखिए 1 2 3 4, ठीक, यानी कि नोकदार 4 है, और यहां पर गुलाईदार 4 हैं। फिर यहां पर अगले में तो 4 है, लेकिन यहां पर 3 हो गई, फिर अगले में 3 ये भी हो गई, 3 ये भी हो गई, फिर अगले में 3 हो गई, ठीक है ना, और ये 2 रह गई। समझ में आ रहा है। देखिए ये 4 थी, ये 4 थी, फिर ये 3 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, तो मैं कहूंगा यहां पर भी 2 होना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे और एक ऐसे ऐसे करके होना चाहिए। और यहां पर साथियों 4 थी, 4 थी, 3 थी, 3 थी, तो यहां पर 2 हो जाएंगे, और यहां पर भी 2 रहेंगे, यहां पर तो 2 है, यहां पर भी 2 हो जाएंगे। मैं कहूंगा ऐसे, तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा 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 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर साथियों क्या हो सकता है। आपको ये चीजें नजर आ रही हैं, आपको ये चीजें साथियों यहाँ पर नजर आ रही, जैसे कि एक कागज का टुकड़ा आपके पास ऐसा है, इसको आप बीच से फोल्ड करते हैं और ये वाला पार्ट आप यहाँ पर ले आते हैं, आपके पास एक ऐसा कागज का टुकड़ा आ जाता है, आप यहाँ पर ऐसे करके कटिंग लगाते हैं। ठीक है, ऐसे करके कटिंग लगाते हैं, तो अब और ऐसे करके ये कटिंग लगाते हैं, ऐसे करके, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, बस इतनी सी बात आपको बताने। देखिए ये एक तरीके से, ये क्या है, ये एक तरीके से, एक सेकंड रुकिए, अगर मैं इसको यहां पर बनाऊं ना तो कुछ ऐसे करके ये बनेगा, ऐसे करके बनेगा, थोड़ा सही नहीं बना, एक सेकंड रुकिए।
ऐसे करके बनेगा, ठीक, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो ये चीज यहाँ पर बनी है, तो वही चीज साथियों ऐसे करके ये एक चीज यहाँ पर बनेगी, ठीक है, और एक चीज ये ऐसे करके यहाँ पर बनेगी कुल मिला के। तो यही आपको देखना है कि ये कहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ठीक। ये तो भाई साहब ये तो सभी ऑप्शन में मुझे दिख रहा है। अब इसकी अगर बात करते हैं, अब इसकी अगर साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखिए एक ये ऐसे है ना, तो एक ये ऐसे भी इधर हो जाएगी, ठीक है, ये एक ऐसे भी हो जाएगी, ये एक ऐसे हो गई, और यहां पर अगर बात करें तो यहां पर साथियों ये एक ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना, और यहां पर अगर बात करें यहां पर भी साथियों यही चीज आ जाएगी इधर की। बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों इस सवाल को। और इसकी अगर बात करें ये ऐसा कहाँ आ जाएगी साथियों, ये कुछ ऐसे करके ऐसे आ जाएगी, और इसकी अगर बात करें ये कुछ ऐसे करके ऐसे करके आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यहां पर तो सब एक ही तरफ से हैं, ठीक है, यहाँ पर जो मैच लग रहा है इससे वो ऑप्शन नंबर ए वाला मैच लग रहा है, और यही आपका साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए साथियों यहाँ पर आपके सामने मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो इन सभी मैथ के सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहाँ से डिक्टो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल है मैथ का, कह रहे कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 20% छोटी हैं, तो दो संख्याओं का अनुपात आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है। ये सवाल आप कैसे कर सकते हैं, कुल मिला के ये आपको यहाँ पर बताना है। अब देखिए तीन संख्या है, पहली संख्या मान लीजिए x है, दूसरी संख्या y है, तीसरी संख्या z है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 20% छोटी है, मान लीजिए तीसरी संख्या हम 100% मान ले, तो जो दो संख्याएं हैं ये तीसरी संख्या से यानी कि इस संख्या से 30% छोटी है, तो मैं कहूंगा जाहिर सी बात है ये 70 हो जाएगी। ये 20% छोटी है तो ये 80 हो जाए, यानी कि तीनों संख्याओं के बारे में आपको मालूम पड़ गया। अब एक काम कर सकते हैं साथियों, वो कह रहे हैं कि पहली दो संख्याओं का अनुपात बताएं, यानी कि इन दो संख्याओं का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अनुपात क्या निकल कर आया, 7:8 निकल कर आया, और 7:8 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले में। अब उसके बाद देख लीजिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। अब यहां पर अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि यदि एक ये π/7 होगी, ये सॉरी 22/7 होगी, ठीक है, तो कह रहे कि यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी है, 27 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है साथियों, 27 सेंटीमीटर है। उसके बाद लिखा है कि उसके आधार का व्यास कितना है साथियों, व्यास अगर 30 सेंटीमीटर है तो मैं कहूंगा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, यानी कि बेलन का क्या बताना है साथियों, बेलन का आपको बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मैं आपको बता देता हूं, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मैं आपको बता देता हूं साथियों, 2πr/h + r। तो ये हो गया आपका। अब ये फिट कर दो साथियों, 2 लिखा है 2 लिख दो, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दो, r कितना है, r 15 है, तो साथियों यहाँ पर 15 लिख दो, और h कितना है, h 27 है, r कितना है 15 है, तो 27 + 15 लिख दो, 27 + 15 लिख दो, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर बात करें 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44/7 गुणा 15 हो गया, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा साथियों, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 42 यानी कि ये 42 हो जाएगा, 7 छंग आपका 42 हो जाएगा। अब 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, यानी कि 90 की गुणा 44 से करा दो, 90 की गुणा 44 से करा देते हैं, 9 चौक आपके 36 हो जाएंगे, 9 चौक आपके 36 और ये आपके 39 हो जाएंगे, एक 0 लगा दीजिए, यानी कि 3960 आपका आंसर आया। और 3960 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि 6 पुरुष एक काम को 10 दिन में करते हैं, 6 पुरुष हैं और एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, वे कार्य शुरू करते हैं और 2 दिन बाद 2 पुरुष चले जाते हैं, तो शेष पुरुषों के द्वारा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। क्या कहा जा रहा है कि अगर 6 पुरुष हैं और 10 दिन तक कोई काम करते हैं तो वो काम पूरा हो जाता है, ठीक है। कह रहे हैं कि वे कार्य शुरू करते, कौन लोग, 6 लोग कार्य शुरू करते हैं और 2 दिन तक काम करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद क्या होता है, 2 पुरुष चले जाते हैं। तो पहले ये 6 लोग जो हैं ये 2 दिन तक काम करते हैं, तो 12 काम हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर आप ये देखिएगा सवाल को ऐसे आप करोगे तो 2 दिन बाद मतलब 6 पुरुष 2 दिन तक तो काम करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद 2 पुरुष चले जाते हैं, तो अब कितने पुरुष बचे हैं, 6 पुरुष थे, 2 पुरुष चले गए, तो अब 4 पुरुष बचे। तो अब 4 पुरुष कितने दिनों तक ये कार्य करते हैं, मैं कहूंगा x दिनों तक ये कार्य करते हैं, तो ये कार्य पूरा हो पाता है, ठीक है ना। इसको आपको कैलकुलेट करना है, x का मान निकालना है, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। तो ये 60 हो जाएगा, ये आपका साथियों 12 हो जाएगा, और ये आपका 4x हो जाएगा। अब 60x लिखा हुआ है बराबर के उधर 12 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 4x यहाँ पर लिख दिया। ये आपका 48 आ जाएगा, 48 बराबर 4x हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 48/4 हो जाएगा, कट करोगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ चुका है, 12 आ चुका है। तो कहाँ पर 12 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 12।
कितने समय में एक निश्चित राशि पर 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 1.25 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर साथियों क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए समय पूछा जा रहा है कितने समय में। आपको निश्चित राशि पर 12.5% वार्षिक दर, यानी कि दर की अगर बात करें, दर कितनी दे रखी है, यानी कि आर कितनी दे रखी है साथियों, 12.5%, तो यहाँ पर आर दे रखी है। साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, तो मूलधन कितना दे रखा है साथियों, मूलधन अभी नहीं पता है हमें, तो साधारण ब्याज की अगर बात करें, ये कितना दे रखा है साथियों, ये इतना दे रखा है मूलधन का। ठीक है ना, ये इतना दे रखा है मूलधन का, ये चीज भी क्लियर हो गई। तो समय आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बात करते हैं साथियों, समय निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे पी इंटू टी। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर बात करें साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज साथियों ये रहा आपका 1.25 और साथियों यहाँ पर पी आ जाएगा गुणा 100 बटे पी कितना है, पी नहीं पता है तो पी की जगह पर पी आ जाएगा। टी की अगर बात करें, टी कितना है साथियों, ये क्या मैंने टी थोड़ी ना, टी यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आर आना चाहिए था। तो आर कितना है साथियों, 12.5%, यहाँ पर आर है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए इस पी से ये पी कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, और ये 5 से अगर कट करेंगे तो एक काम करिए साथियों, 25 पंजे और 25 चौकी ये आ गया, और कट करेंगे 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, यानी कि 1.25 गुणा 8, ये आपको गुणा कराना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो साथियों करा लीजिए गुणा, पॉइंट अभी भूल जाइए 1 मिनट के लिए। तो 8 पंजे आपका 40 हो गया, 8 दूना 16, 4 20 हो गया, 8 एकम 8, यानी कि आपका ये कितना आ गया, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि समय कितना आ गया, समय आपका 10 वर्ष आ गया। और 10 वर्ष कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि एक किसान इस प्रकार से बीज बोता है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान रहती है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहती है। यदि बोए जाने वाले बीजों की कुल संख्या 1024 है तो पंक्तियों की संख्या, देखिए इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ साथियों, इसकी मैं आपको साथियों एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वो आप लोग याद रखेंगे। कहने का मतलब है कि मान लीजिए साथियों, अगर कहने के पंक्तियों की संख्या, कितनी पंक्तियों की संख्या, कितनी पंक्तियों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8, मान लीजिए 8 है, 8, तो ये भी क्या होगी, ये भी साथियों समान होगी, ये भी 8 ही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये ऐसे ऐसे करके मतलब पूरा बनता चला जाएगा यहाँ तक, ऐसे ऐसे करके पूरा। तो कभी भी अगर ऐसे कहा जाए कि भैया पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या समान है और बोए जाने वाले बीज हैं या उसकी जगह पर कुछ और आ जाए, इनकी संख्या इतनी है, तो पंक्तियों की संख्या क्या है, तो जरूर ये किसी संख्या का वर्ग होगा। क्या, जरूर ये किसी संख्या का क्या होगा, जरूर ये किसी संख्या का वर्ग होगा। अब आपको बताने की ये किस संख्या का वर्ग है, क्या ये 38 का वर्ग है, क्या ये 28 का वर्ग है, क्या ये 32 का वर्ग है, क्या ये साथियों 22 का वर्ग है, ये 32 का वर्ग है। 1024 जो है ना, ये 32 का वर्ग है, तो कुल मिला के 32 गुणा 32 आप लोग करोगे, आपका 1024 मिल जाएगा। बस इस सवाल में यही देखना होता है कि ये संख्या किस संख्या की एक तरीके से वर्ग है। ठीक है ना, तो इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे हैं कि केशव ने 21,250 रुपए को 10 वर्ष के लिए निवेश किया, साधारण ब्याज की किस दर पर 10 वर्षों के अंत में उसे 26,350 रुपए प्राप्त होंगे। तो कुल मिला के साथ फटाफट आप लोग बता दीजिए क्या आपका सही जवाब रहेगा। देखिए केशव ने 21,250 को 10 वर्ष के लिए निवेश किया है, साधारण ब्याज की किस दर से, यानी कि आप देखिए आपको मूलधन यहाँ पर दे रखा है, कितना है 21,250 मूलधन है, आपको यहाँ पर साथियों समय दे रखा है, साधारण ब्याज की किस दर, यानी कि दर आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है, दर पूछी जा रही है, और 10 वर्षों के बाद में जो कुल राशि हो जाती है, यानी कि जो मिश्रधन हो जाता है वो 26,350 हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज a माइनस पी होता है, तो इनको जरा घटाइए, a में से p, 26,350 में से 21,250 को जरा घटाइए, 0 0 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, यानी कि 5100 साथियों ये आपका आ जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। 26,350 में से अगर हम क्या घटा दें, 21,250 घटा दें तो 5100 आ गया, यानी कि 5100 आपका क्या हो गया, ये आपका साधारण ब्याज हो गया। तो पूछा जा रही है साथियों, दर पूछी जा रही है, दर का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे पी इंटू टी। अब साधारण ब्याज कितना आया है, 5100 आया है, गुणा 100 कर दोगे, पी कितना है साथियों, पी आपका ये 21,250 है, और टी कितना है, टी आपका 10 वर्ष है। तो देखिए इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको 5 से आपको कट करना है, ठीक है 5 से कट कर लीजिए, 5 चौक आपका 20 हो गया, 5 दूना आपका 10 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, इसको कट करेंगे 5 कम 5 0, 5 दूना 10, ये इतना आ गया। ठीक, और कट करिए, देखिए 5 दूना 10 0, 5 चौक 20 आ गया, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। अब और कट करिए इसको साथियों, ये डायरेक्ट 85 से कट कर लेते हैं,
डायरेक्ट एक काम करते साथियों, इसको 85 से यहाँ पर हम लोग कट कर लेते हैं। चलिए, तो 204 यहाँ पर लिखा, ठीक है, और यहाँ पर साथियों 85 आ जाएगा। 85 एकम 85, 85 दूना कितना हो जाएगा, ठीक है, 85 दूना 170 हो जाएगा। तो ये 4 आ गया और ये 3 आ गया। अब पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। अब 85 की किससे गुणा की जाए साथियों कि ये तकरीबन आ जाए। तो अगर 85 की गुणा 4 से अगर आप करोगे तो 4 पंजे 20 आ गया, 4 अठे 32, 33, 34 पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन पॉइंट लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, क्योंकि पॉइंट लगा के 0 मैंने बढ़ाया था। तो 85 चौक कितने हो जाएंगे, 340 हो जाएंगे। तो 2.4% ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले में भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ठीक है ना। अब अगले सवाल का आंसर बताइए क्या हो सकता है साथियों। कह रहे कि अनिरुद्ध, बाला और सुरेश के बीच 81,000 रुपए क्या किए गए, विभाजित किए गए हैं। ठीक है, कि अनिरुद्ध के हिस्से का 1/2, बाला के हिस्से का 1/3, सुरेश के हिस्से का 1/4 बराबर है। तो अनिरुद्ध का हिस्सा कितना है। यानी कि 3 व्यक्ति हैं, तीनों को कुल मिला के 8100 रुपए दिए गए हैं, जिसमें से अनिरुद्ध को इतने रुपए, बाला को 1/3, सुरेश को 1/4। तो अनिरुद्ध को कितने रुपए दिए गए मुझे बताइए। अगर कभी भी ऐसे 3 लोग हों, तीनों के इस प्रकार से हिस्से हो, तो आप पता साथियों क्या मान लेंगे। आप देखिए 2, 3, 4, यानी कि एक तरीके से अगर बात करें तो ये अनिरुद्ध का आप 2 के मान लेंगे, 2 के प्लस बाला का आप 3 के मान लेंगे, प्लस आप सुरेश का कितना मान लेंगे, 4 के मान लेंगे। और ये किसके बराबर है, ये सब सातों 8100 के ही तो बराबर है। तो 8100 यहाँ पर आ जाएगा। 4, 3, 7 और 8, 9, यानी कि 9 के बराबर कितना आ गया, 8100 यहाँ पर आ गया 9 के बराबर। के बराबर कितना आ जाएगा, 9 9 81, यानी कि 900 यहाँ पर आ जाएगा। के बराबर क्या आ गया, 900 आ गया। तो अनिरुद्ध का हिस्सा कितना है, अनिरुद्ध का हिस्सा 1/2 है। क्या है साथियों, 1/2 अनिरुद्ध का हिस्सा है। तो अनिरुद्ध का हिस्सा यहां पर आप देखिए 2 के है। तो जब 1 के बराबर 900 है तो 2 के बराबर 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो गया, 1800 हो गया। ठीक है ना। चलिए